बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भोली भाली देवरानी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पड़ोसी से उसका चक्कर है, क्योंकि उसका मियाँ पागल था, कुछ कमाता भी नहीं था, फिर भी घर में सब उसकी तारीफ़ें किया करते थे। जब उस पर यह इल्ज़ाम लगाया तो सबने उसको बुरा भला कहा, लेकिन अगले दिन ही वो मुझसे गले लग कर बोली कि भाभी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे इल्ज़ाम लगाने से मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। मुझे कुछ समझ ना आया। एक रात आँख खुली तो शोर कमरे में नहीं था। मैं जैसे ही बाहर गई तो देवरानी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने जो ही अंदर झांका तो जान निकल गई, क्योंकि सामने फ़र्श पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको महरूमियाँ कड़वा कर दिया करती हैं, और इस वजह से वो लोग बाकी लोगों को भी खुश नहीं देख सकते। उन्हें दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने का शौक़ होता है, और ऐसा ही मैंने अपनी देवरानी के साथ किया था। मैं आज इस बड़े से कमरे में अकेली बैठी थी। दूर कहीं आज़ान हो रही थी, फजर का वक्त था। मैंने सारी रात एक ही जगह बैठे रोते हुए गुजार दी, क्योंकि रोना मेरे नसीबों में लिख दिया गया था, और ये नसीब मैंने खुद ही चुना था, क्योंकि मैं नफ़रतों में हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, और यही मुझे ले डूबा था। आज मुझे अपने सारे किए पर याद आ रहा था, जब मेरे पास मेरा कोई भी नहीं था। इस वाक़े को 15 साल बीत गए हैं, और मैं बिल्कुल खाली हाथ बैठी आज भी पछता रही हूँ। मेरा नाम सफ़ूरा है, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, और मैं कोयटा में रहती हूँ। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 50 साल है। हम 6 बहन भाई हैं। मेरे वालिद हमारे बचपन ही में वफ़ात पा गए थे। मेरी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि उनकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी। इस वजह से जब वालिद साहब की वफ़ात हुई तो उनकी उम्र कम ही थी, और आसानी से रिश्ता भी मिल गया था। मेरा सुतेला बाप मेरे अब्बा का चचाज़ाद था। अम्मा से शादी के बाद होना तो चाहिए था कि वो हमें अपने घर ले जाता, लेकिन वो हमारे घर ही रहने लगा, क्योंकि वो एक नंबर का निकट्ठू था। अब्बा ने एक दुकान बनाई थी, वो भी अब मेरे सुतेले बाप के पास ही थी। अब्बा की इतनी मेहनत को रुलते देखकर कभी कभी अफसोस होता था, मगर क्या कर सकते थे। मेरा सुतेला बाप जब घर पे होता तो हमसे बहन भाइयों की दौड़ लगवाए रखता। उसे अपने काम खुद करने की आदत नहीं थी, बल्कि वो तो पानी भी खुद से उठकर नहीं पीता था। छोटे से छोटे काम के लिए भी उसे आदत थी। अम्मा को या हमें आवाज़ दे दिया करता। अगर काम वक्त पर ना करते या ठीक ना होता तो डांटता तो था ही, साथ में मारता भी था। इसलिए हम बहन भाई दुआ करते कि हमारा सुतेला बाप घर ही ना आया करे। महीने में जिस दिन वो अपने घर जाता था, उस दिन हम शुक्र करते थे। वह लालची इंसान था, सब कुछ पे कब्ज़ा कर रखा था। जो कमाता जब घर जाता वहाँ दे आता, और हमें कहता कि कारून के ख़जाने नहीं है मेरे पास, कम खर्च किया करो। हमारे खाने पीने और दूसरे अखराजात पर सौ से बातें सुनाता, और जो हमारा हक़ था उस पे उसके रिश्तेदार काबिज़ हो चुके थे। यहाँ से उनके लिए सब कुछ जा रहा था। मैं अम्मा से कहती तो अम्मा खामोश हो जाती। अब्बा हमारे घर आया करता था। होना तो ये चाहिए था कि अम्मा का उस पर रोब होता, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि औरत जिसके हाथ में ताकत होती है वो अपने मर्द जो इशारों पर नचवा देती है, लेकिन अम्मा के सिलसिले में ऐसा नहीं था। वो तो जैसे हर वक्त डर कर रहा करती थी, ऐसा लगता कि न जाने कौन सा जुर्म किया हो जो उसकी ज़ुबान ही कट गई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मा ने नाश्ता बना के मुझे कहा कि जाओ अपने अब्बा को नाश्ता दे आओ। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा कि सुतेला बाप के हैं, वो कौन सा मेरा असल बाप है? क्या असल में सबके बाप ऐसे होते हैं? कभी हमारी किसी ज़रूरत का ख्याल ही नहीं रखा, हर वक्त डांटता रहता है। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और बोली कि तेरी ये बातें उसने सुननी तो खुद ही ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि तेरी ज़ुबान 2 गज़ की हो चुकी है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, वैसे भी वो तुम लोगों के भले को ही तो सब कुछ कहता है। मैंने नाश्ता वहीं रखा और अंदर चली गई। अम्मा पीछे आवाज़ ही देती रही, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी। अम्मा अब शुरू हो गई थी कि ठीक ही तो करता है तुम लोगों के साथ, अगर ये ना होता तो तुम लोग मुझे जलील कर देते। मेरा तो डर नहीं मेरी औलाद को। मैंने रोते हुए अपने भाई की तरफ देखा जो अब हंस रहा था। कहने लगा कि अगर आराम से नाश्ता दे आती तो ना बातें सुनती। तुम्हें भी आदत है, जब तक तुम्हारी बेइज्जती ना हो तुम्हें खाना हजम नहीं होता। अब तैयार है ना? कुछ देर में अम्मा के शौहर भी आएंगे पूछने के लिए अम्मा को तंग क्यों करते हो। अब मेरी दूसरी बहन हंसने लगी थी। मैंने हैरत से उसे देखा। उसे मेरे सुतीले बाप से डर नहीं लगता था। वो कहती थी कि ये सज़ा है हमारी, जो दुनिया में हम पर नाजिल हुई है, उसके बदले में जन्नत में ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। मैं उसकी बात सुन के कहती थी कि ज़िंदगी सज़ा बन गई है, एक एक दिन मुश्किल है, और तुम जन्नत की बात कर रही हो, वो तो बहुत दूर है। भला ज़िंदगी में एक सांस मुश्किल है तो पता नहीं आगे क्या होगा। और मेरी बहन कहती कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तुम भी उसी उम्मीद पर इस दोज़ख को बर्दाश्त करो कि आगे जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन दोज़ख से रिहाई की सूरत नज़र नहीं आ रही थी।
दोज़ख में खुशी से कौन रहता है? ये तो हमारे गुनाहों की सज़ा होती है और मेरे गुनाह मुझे पता भी नहीं थे क्या थे, जो मैं इस दोज़ख में जा रही थी और न जाने कब तक जलना था। हम 3 बहनें बड़ी थीं, भाई छोटे थे, एक 8वीं जमात में था, दूसरा 5वीं जमात में था। मेरी बहन एक फैक्ट्री में काम करने जाती थी। ये काम भी मेरे सौतेले बाप ने ही ढूँढ कर दिया था कि सारा दिन घर पे टीवी देखती रहती हो और रिसाले पढ़ती हो, कोई काम करो और कुछ नहीं तो अपना जहेज़ ही बना लो। अम्मा अब दुकान चलाती, घर भी देखती और मेरा सौतेला बाप नशे से धुत सारा दिन घर पर पड़ा रहता और ऐश करता रहता। अम्मा मना करती थीं, लेकिन 1-2 बार जब उसने अम्मा को मारा, उस दिन से अम्मा ने भी कहना छोड़ दिया था। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। कोई कहता नहीं था कि तुम लोगों की माँ है, सब उसे हमारी बहन समझते थे। लेकिन सब उसकी हालत मार खा खा कर और हर वक्त ताने सुन सुन कर बहुत बुरी हो गई थी। ऐसा लगता था कि एक ज़िंदा लाश है जो बस चल फिर रही है। अक्सर कुछ लोग हमारे लिए आजमाइश बन जाते हैं। उन्हें जो चाहिए हो उसके लिए वो दूसरों की खुशियों की परवाह नहीं करते। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि उनकी वजह से कोई बर्बाद हो जाएगा। उन्हें सिर्फ़ अपनी खुशियों की परवाह होगी। ऐसे ही हमारे अब्बा भी थे। मुझे लगता था कि ये सब जो ज़ुल्म हम सह रहे हैं, हमारी आगे की ज़िंदगी बहुत हसीन होगी, हमें हमारी सारी महरूमियों का अजर मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ लोग कभी अजर नहीं पाते। मेरी बहनें मेरी निस्बत बहुत खूबसूरत थी। मैं एक आम सी नक़ूश की सांवली सी लड़की थी, बल्कि मेरा रंग गहरा गंदमी सा था और हमारे माशरे में लड़की का सांवला होना बड़ी सज़ा बन जाया करता है। सांवला तो कोई कहता नहीं, काली काली कहने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं जब अपनी बहनों के साथ बाहर जाती, मोहल्ले की कोई औरत भी मिल जाती तो यही कहती कि तुम कुछ लगाया करो मुंह पे, हो सकता है थोड़ा सा साफ रंग ही आ जाए। तरह तरह के टोटके सुनकर मैं तंग आ गई थी, लेकिन मैंने किसी की बात पर अमल नहीं किया था कभी। मुझे लगता था कि जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों का तो काम ही कहना है, लेकिन घर में भी यही होता था। तब मुझे बहुत दुख होता था जब मेरे बहन भाई कहते थे कि तुम लगती नहीं हो हमारी बहन। कभी अम्मा से कहते कि किस कचरे के ढेर से उठाया, मेरी बहन कहती कि कचरे से नहीं, इसे पक्षीवास छोड़ गए थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि वाकई में उनकी कुछ नहीं लगती। अगर लगती होती तो मेरा एहसास करते, मेरे दिल की परवाह करते, लेकिन ये लोग तो रोज़ ही मुझे ताने दिया करते थे। मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता था। मैं रंग भी ऐसे ही पहनती कि काली कम लगूं, लेकिन कपड़े भी ना जचते। मेरी सहेलियां कहती थीं कि तेरी शादी भी मुश्किल से होगी, लड़के गोरी लड़कियों को पसंद करते हैं, तेरे लिए भी अगर कोई मिला तो काला ही होगा, कोई और खूबसूरत लड़का तो तुमसे शादी करेगा नहीं। ये बातें सुनकर मुझे दुख होता था। ना घर वाले तो हौसला होते हैं, मगर यहाँ उल्टा ही मामला था और मेरे घर वाले मेरा हौसला तोड़ने के दर पे थे। बल्कि मुझे ये एहसास होता था कि मैं अपनी बहनों के साथ जाती हूँ, इसलिए सबको इतनी काली लगती हूँ। क्योंकि जब मैं आम अकेले जाती हूँ तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोई कुछ कहता है, और इसी वजह से मैंने बहनों के साथ बाहर निकलना छोड़ दिया था और हर वक्त अकेली ही रहती। अब्बा ने मुझे भी बड़ी बहन के साथ फैक्ट्री जाने का कहा था, लेकिन मैं अब उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए ये ज़हनी मशक्क़त ही थी। इसीलिए मैंने किसी और जगह काम का सोचा। मुझे फैक्ट्री का काम वैसे ही बड़ा मुश्किल लगता था, इसलिए मैंने घर घर काम का सोचा, क्योंकि मुझे सफाई वगैरह आसान लगती थी। इसलिए मैं काम तलाश करने के लिए निकल गई और कुछ ही दिन में मुझे काफ़ी काम भी मिल गए। मुझे घर में नौकरी मिली थी, सिर्फ सफाई करके बर्तन और कपड़े धोने होते थे। तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, इसलिए मैं वहाँ काम करने लगी। काम करते दिन गुजर जाया करता, लेकिन सुकून था, क्योंकि इस घर में काफ़ी इत्मीनान सा होता था। हर वक्त सुकून से कोई डर नहीं था, इसलिए मैं खुशी खुशी काम करती। घर जाने का दिल भी नहीं करता था कि भला सुकून छोड़कर दोज़ख में कौन जाना चाहता है। वो लोग बहुत अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास से कुछ अच्छे लोग तो थे। वहाँ की मालिकन खुद भी जॉब करती थी और उसका शौहर भी। मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरा भी एक ऐसा ही घर हो, और शायद ऐसा ही कोई वक्त था जब मेरी सुन लेगी और मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। एक दिन इस घर में मेलाद था और काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे, और उन मेहमानों में एक औरत को मैं पसंद आ गई थी और उसने मुझसे मेरे घर का पता पूछा। मैं थोड़ी सी हैरान थी कि भला उसने मेरे घर आकर क्या करना है, लेकिन मालिकन के इशारे पर मैंने उसे एक पता लिख दिया। उस दिन मैं घर गई तो मुझे ये बात अम्मा को या किसी बहन को बताना याद नहीं रहा। कुछ देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ वही औरत खड़ी थी जिसे मैं घर का पता देकर आई थी। मुझे लगा था कि उसने कौन सा मेरे घर आ जाना है, लेकिन वो तो वाक़ई आ गई थी। मैं खामोशी से एक तरफ हट गई और उसे अंदर आने दिया। उसी वक्त अम्मा की आवाज़ आई कि कौन है, इतनी देर क्यों लगा दी। मैं जल्दी से उन्हें लेकर अंदर चली गई। अम्मा ने 2 मिनट उन्हें देखकर कहा कि आपको पहचाना नहीं, कौन है आप।
कोई रिश्तेदार तो नहीं है। अम्मा के कहने पर अब मैं बोली और अम्मा को बताया कि ये आज मुझे बाजी के घर मिलाद में मिली थी और वहाँ इन्होंने मेरा पता लिया था। अम्मा ने उन्हें बिठाया और मुझे चाय लेने भेजा। मैं हैरान थी कि भला उनको हमारे घर पर क्या काम है। तब उक़्दा खुला कि वो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेने आई थी। मैं तो हैरान रह गई थी। मैंने आज तक बहुत सुना कि लोगों ने मिलाद में लड़की को पसंद कर लिया, लेकिन आज पहली दफ़ा पता लगा था कि मिलाद में किसी ने घर की नौकरानी को पसंद किया था। मैं तो खुशी और मुसर्रत के मिले जुले जज्बात लिए एक कोने में घुस गई थी। अम्मा का भी यही हाल था। वो भी बेहद खुश थी, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी कोई बेटी किसी अच्छे घराने में ब्याही जाएगी, वो भी इतनी इज्जत के साथ। क्योंकि अब्बा की वजह से तो कोई भी हमारी तरफ देखता भी नहीं था। कोई भी किसी नशई और जवारी की बेटी को बहू आखिर क्यों बनाएगा। इसीलिए ये रिश्ता हमारे लिए एक नेमत ही था। अम्मा तो सोचने का वक्त मांगने का सोच भी नहीं सकी थी, क्योंकि ये तो कुफरानी नेमत होता। अम्मा ने उसी वक्त हाँ कर दी और कहा कि जब चाहे आप इसे ले जा सकते हैं, ये आप ही की अमानत है। मेरी सास ने उसी वक्त मेरे हाथ में अंगूठी डाली और अम्मा से कहा कि इसकी शादी के कपड़े भी हमारी तरफ से होंगे, आप लोग फ़िक्र ना करें। ये हमारी बहू नहीं बेटी है, मैं इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, इसलिए आप इसके जहेज़ की फ़िक्र ना करें। अम्मा भी खुश होगी, क्योंकि हम लोग कहाँ से ये सब करते। आखिर जुम्मे के दिन निकाह तय था। उन लोगों ने बस दूल्हे को साथ लाना था और 10 लोग आने थे जो निकाह करके ले जाते, और 2 दिन बाद वलीमा होना था। वो वलीमा भी उनकी तरफ से था। मैं खुश थी कि ये वैसी ही शादी थी जैसी मैं चाहती थी। जुम्मा आ गया और मैं तैयार हो गई। अब्बा भी खुश था। वो तो हर रिश्तेदार को बताता फिर रहा था। उसका 1 रुपया भी नहीं लगा था और वाह भी हो गई थी कि उसने सौतेली बेटी को इतनी अच्छी जगह ब्याहा है। उसे और क्या चाहिए था। लड़के वाले साथ इतनी सारी मिठाई लाए थे कि अब्बा ने पूरी बरादरी में बांटी थी और खूब वाह वाह समेट ली थी। दुल्हा भी इतना प्यारा था कि सभी मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। मेरी बहनें भी हैरान थी कि मुझ जैसी काली और सावली को इतना प्यारा दुल्हा कैसे मिल गया। उस दिन मुझे किस्मत पर यकीन आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा एहसास कमतरी में भी आ गई थी कि मेरा दुल्हा अमीर भी है और प्यारा भी। ये तो मुझे दबा कर रखेगा, क्योंकि मैं इससे कमतर हूँ, इसलिए मुझे इसके सामने एतमाद से रहना होगा। इसलिए मैंने वही हिकमत अमली तय कर ली और यही सब सोचे लेकर ससुराल रुखसत होकर आ गई थी। वहाँ आई तो सब लोग काफ़ी अच्छे थे। ससुराली घर भी बेहद हसीन था। 2 नंदे थी और दोनों शादीशुदा थी। उनका घर में अमल दखल भी बहुत कम था। शोहर के अलावा एक देवर था जो कि जहनी मरीज़ था, उसे भी कोई होश नहीं था। और उसकी बीवी भी थी जो कि बेहद हसीन और प्यारी थी। उसे देखकर मुझे एक लम्हे को रश्क हुआ था और दूसरे लम्हे उस पर तरस भी आया कि भला इतनी हसीन औरत और उसके पल्ले एक पागल मर्द पड़ गया था। उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई थी। मैंने उसे रोते देखा था और फिर गौर किया कि वो तो मेरी तरफ देख कर रो रही थी। मुझे हैरत हुई कि ये मुझे देख कर क्यों रो रही है। मुझे लगा कि वो मेरा सांवला रंग देख कर जेलस हुई थी कि मैं सांवली होकर भी इस घर के इतने प्यारे बेटे को ले उड़ी थी, क्योंकि देखा जाता तो उस सब का इकलौता वारिस मेरा शौहर ही था। मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन देवरानी को देखकर मुझे पहले ही निगाह में नफ़रत हो गई थी, या शायद उसका हुस्न था जिसे देखकर मैं अजीब सी हो गई थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उससे ज़्यादा ख़ुद पर असर अंदाज ना होने दूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मेरे आसाब पर हावी होती जा रही थी। मैं उसे जब जब देखती थी मुझे लगता कि मेरी खुशियों को नज़र लग जाएगी। हालांकि मेरा शौहर मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होने देता था और बहुत ही मोहब्बत से पेश आता था। मुझे कभी कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि मैं उससे कमतर हूँ। कभी कभी मैं इसे हसद में कुछ भी कह देती तो वह हंस कर टाल दिया करता। वो मुझे अपने दोस्तों के घर दावत पर भी ले जाया करता और रत्ती बराबर भी नहीं शर्माता था कि लोग क्या कहेंगे। मैं खुश थी, लेकिन रोज़ देवरानी तो सामने देखकर मेरा खून खोलता था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इसे घर से निकाल कर रहूँगी, और इसलिए मैंने प्लानिंग शुरू की। उसके जाने से किसी को क्या फ़र्क पड़ना था। देवर के लिए हम लोग काम वाली रख सकते थे। सास को भी उसे कोई ख़ास प्यार नहीं था, हालांकि वो उसकी सगी भांजी थी। और अब मैं दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी थी कि देवरानी का पता कैसे काटूं। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया जब हमारे साथ वाले घर में एक अकेला आदमी शिफ्ट हुआ। मेरे जहन में एक तरकीब आई थी और फिर मैंने उसी दिन हलवा बनाया और देवरानी से कहा कि साथ वाले घर में नए लोग आए हैं, मोहल्लेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें कुछ खाने को भेजें, तो आप जाओ और ये हलवा दे आओ। क्योंकि रिश्ते में तो मैं हूँ, लेकिन असल में तो इस घर की बड़ी बहू आप हो, इसलिए आप ही जाओ। ज़ेबा भी वो हलवा लेके चली गई। इसी तरह लगातार 3 दिन मैंने कुछ ना कुछ बना कर भेजा। तीसरे दिन जब वो बिरयानी देने गई तो मैंने सास से कहा कि ज़ेबा रोज़ कुछ पकवा कर साथ वाले घर में देने जाती है। मेरी सास तो मानो ये सुनकर पतंगे ही लग गए थे और हम लोग बिल्कुल पीछे गए तो देवरानी हंसकर वापस पलट रही थी। सास ने देखते ही शोर मचा दी और ज़ेबा को मारते हुए घर ले आई और सबको इकट्ठा कर लिया और कहा कि इसका तो साथ वाले घर में अफेयर चल रहा है।
मेरा शौहर फ़ुरक़ान ने उन्हें कहा कि वो आदमी तो कुछ दिन पहले ही आया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अम्मी डटी रही। ज़ेबा ने कहा कि खाना तो मुझे भाभी बना कर दिया करती हैं कि दे आओ। मैं ये सुनकर फ़ौरन मुकर गई। सास ने भी उसे खूब सुनाया कि तुम अपने गुनाह क्यों इस मासूम के सर पर डाल रही हो, छोटे घर की है तो क्या कुछ भी कहोगी। मैं भी फ़ौरन रोने लगी और सब ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि घर में सिवाय सास के सभी उसे बड़ा अच्छा मानते थे कि वो पागल शौहर की भी इतनी अच्छी से खिदमत करती है। मैं अब खुश थी और मुझे दिली सुकून मिला था। ऐसा लगा था कि जैसे मैं खुद ऊंची हो गई हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी देवरानी मेरे पास आई। वो सजी सवरी हुई थी। वो मुझे गले लगकर बोली कि भाभी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे इल्ज़ाम लगाने से मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई। मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिर ये क्या माजरा है, लेकिन एक रात आँख खुली तो सारा पर्दाफाश हो गया। क्योंकि शौहर कमरे में नहीं था। मैं जैसे ही बाहर गई तो देवरानी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने जो ही अंदर झांका तो जान निकल गई क्योंकि सामने फ़र्श ही पर कुछ कागज़ पड़े थे। शौहर और ज़ेबा दोनों कमरे में नहीं थे, लेकिन बालकनी से कुछ हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कागज़ उठाए तो मेरी रूह काम गई क्योंकि वो तो निकाहनामा था जिस पर ज़ेबा और फ़ुरक़ान का नाम लिखा था। उनका निकाह उसी दिन हुआ था जब वो मेरे गले आकर लगी थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तभी वो दोनों अंदर आ गए और मुझे ऐसे देखकर 2 मिनट चुप हो गए। मैंने फ़ुरक़ान को देखकर रोना शुरू कर दिया कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने जब मुझे अपनी बात सुनाई तो मैं खामोश हो गई। फ़ुरक़ान और ज़ेबा एक दूसरे को बचपन ही से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मेरी सास उन दोनों की शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी बड़ी बहन से नफ़रत थी। उसकी बड़ी बहन की शादी उस इंसान से हुई थी जिससे सास शादी करना चाहती थी। जब सास की बहन का इंतकाल हुआ तो सब ने ज़ोर दिया कि ज़ेबा की शादी फ़ुरक़ान से कर दी जाए, लेकिन सास ने कहा कि उनकी बहन की वसीयत थी कि ज़ेबा की शादी छोटे बेटे रेयान से की जाए, जो पागल था। इस बात पर सब खामोश हो गए थे। फ़ुरक़ान ने बहुत शोर मचाया लेकिन कुछ ना हुआ क्योंकि ज़ेबा को अपनी मरहूम माँ की वसीयत अज़ीज़ थी। इसी तरह सास ने फ़ुरक़ान के लिए मुझे पसंद किया क्योंकि मैं गरीब और काली थी, ताकि मैं फ़ुरक़ान को अपने काबू में ना कर सकूँ और उनका ये बेटा उनके हाथ से ना निकले। फ़ुरक़ान मेरे साथ वफ़ादार थे क्योंकि उन्हें जब ये हक़ाइक़ पता लगे तो उन्होंने मेरे साथ वफ़ादारी करने का सोचा कि मेरी ज़िंदगी तबाह ना हो। उन्हें ये सब हमारी शादी की रात ही पता लगा था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा। मगर जब मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर ज़ेबा के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया तो फ़ुरक़ान के दिल से मैं उतर गई थी क्योंकि हमारा पड़ोसी फ़ुरक़ान के ऑफ़िस में काम करता था और उसे वहाँ नौकरी फ़ुरक़ान ने ही दिलवाई थी। इसलिए वो उसी वक्त मेरे झूठ को समझ गए, लेकिन सबके सामने कुछ न बोले। उन्होंने ज़ेबा से कहा कि वो अब उससे शादी करना चाहते हैं और फिर उसके तलाक़ का फ़तवा उन्होंने एक मौलवी से ले लिया क्योंकि वो मेरे देवर के साथ कभी भी मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात में नहीं थे, और फिर उन दोनों ने निकाह कर लिया। इसी वजह से ज़ेबा मेरे पास आई थी कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी बन गई और मैं पछताती रहेगी कि कैसे मैंने एक वफ़ादार आदमी को ख़ुद से दूर कर दिया था। उस दिन के बाद से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। मेरे से फ़ुरक़ान की कोई औलाद नहीं हुई थी, जबकि ज़ेबा से उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। फ़ुरक़ान उन सब को लेकर बाहर के मुल्क शिफ्ट हो गए थे और ये घर मेरे नाम कर दिया था। मुझे हर माह ख़र्चा भी दे दिया करते हैं और बच्चे भी मेरी इज़्ज़त करते थे। ज़ेबा ने उन्हें मेरे ख़िलाफ़ कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतने साल बाद मैं आज सोचती हूँ कि मैंने अपनी महरूमियों का बदला उस बेचारी से लेना चाहा था और मेरे साथ क्या हुआ। काश मैं भी साबिर रहती और खुश रहती तो आज मैं भी फ़ुरक़ान के साथ खुश होती, लेकिन मुझे तो मेरा हसद और एहसास कमतरी ले डूबी थी। खुदा पर औरत को बस उस मर्ज़ से महफूज रखे ताकि वो अपने गृहस्थी को बचा सके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें घरों को उजाड़ दिया करती हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।